हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है पार्ट 5 MCQ फॉर नर्सिंग एग्जाम्स, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट हुए हैं, चाहे वो नॉर्सेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो ESIC का एग्ज़ाम हो, चाहे अदर स्टेट्स का एग्ज़ाम हो। होप आप ये सीरीज़ इन्जॉय कर रहे हो। हम 100 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं, 4 पार्ट्स में ऑलरेडी बना चुकी हूँ। आप जाके उन्हें देख सकते हैं, क्योंकि उन 100 क्वेश्चंस में से अगर 2-3 क्वेश्चंस भी आपके पेपर में आते हैं तो इट्स वेरी बेनिफिशियल। आपके 3 नंबर 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। कभी कभी 2-3 मार्क्स से ही हम रह जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस में भी अगर आपको लगता है कि आपको नया क्वेश्चन कोई है तो आप एक कॉपी पेन लेके बैठिए, ताकि आप वो लिख पाएँ और उसे रिवाइज कर पाएँ। तो विदाउट एनी डिले स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ अ नर्सिंग फर्स्ट प्रायोरिटी इफ पेशेंट इज़ हैविंग अ सीजर। एक पेशेंट है, उसको सीजर्स आ रहे हैं, तो नर्स की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? तो नर्स की फर्स्ट प्रायोरिटी होगी प्रिवेंट करना एयरवे, या फिर प्रिवेंट करना उसे इंजरी से, या रीस्टेन कर देंगे पेशेंट को, या फिर हम उसे कोई सिडेटिव दे देंगे। सो नर्स की फर्स्ट प्रायोरिटी होगी दैट इज़ प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी। हम उसे हमेशा पहले इंजरी से ही प्रिवेंट करेंगे। कोई भी पेशेंट है, अगर उसे हमने देखा कि उसको सीजर आ रहे हैं, नर्स है वहाँ पे, तो हमें ऑलवेज उसकी जो अराउंड सराउंडिंग्स है और अराउंड कुछ भी अगर शार्प पड़ा है या फिर कोई बेड के कोने पे वो गिरता हुआ हमें दिख रहा है, तो हमें ऑलवेज उसे प्रिवेंट करना है इंजरी से। देन हमारी सेकेंड प्रायोरिटी रहेगी कि हम उसका एयरवे मेंटेन करेंगे। ठीक है, उसका हम एयरवे मेंटेन करेंगे। तो नर्स की फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी सीजर्स में कि हम उसकी इंजरी प्रिवेंट करेंगे, देन हम उसका एयरवे प्रिवेंट करेंगे, एयरवे ठीक करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, हाउ मेनी विटिब्रा इन सर्वाइकल रीजन। हमारे सर्वाइकल रीजन में कितने विटिब्राज होते हैं? 7, 5, 12 और 4। तो सर्वाइकल रीजन में कितने विटिब्राज होते हैं? 7 विटिब्राज होते हैं। 5 होते हैं लंबर रीजन में, थोरेसिक रीजन में होते हैं 12, और उसके बाद आ जाता है हमारे पास कॉकेक्स, और उसके बाद आता है हमारे पास सेक्रल। कॉकेक्स में 4 फ्यूज्ड बोन्स होती हैं और सेक्रल में 5 फ्यूज्ड बोन होती हैं। तो हमारे 31 विटिब्रास ऐसे होते हैं। ठीक है, तो सर्वाइकल रीजन में हमारे पास होते हैं 7 विटिब्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच क्रेनियल नर्व हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ टंग। हमारी कौन सी क्रेनियल नर्व है जो कि मूवमेंट ऑफ टंग में हेल्प करती है? एब्ड्यूसेंस, एसेसरी, हाइपोग्लॉसल या फिर ग्लोसोफ्रेंजियल। जो हमारी हाइपोग्लॉसल टंग क्रेनियल नर्व है, वो टंग की मूवमेंट में हेल्प करती है। ठीक है, हाइपोग्लॉसल जो क्रेनियल नर्व है वो टंग की मूवमेंट में हेल्प करती है, और ये कौन सी क्रेनियल नर्व होती है? लास्ट क्रेनियल नर्व होती है। ठीक है, लास्ट क्रेनियल नर्व होती है। ग्लोसोफ्रेंजियल जो है हमारी, वो टंग की स्वेलविंग जो हम निगलते हैं उसमें हेल्प करती है, और उसके मसल्स में हेल्प करती है। जो एब्ड्यूसेंस है ये हमारी मूवमेंट ऑफ द आई में हेल्प करती है। ठीक है, तो हाइपोग्लॉसल जो है मूवमेंट ऑफ द टंग में हेल्प करती है, जो हमारी क्रेनियल नर्व है। नेक्स्ट है, विच इज़ अ टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी कौन सा है? मेडुला ऑब्लिगाटा, या फिर हाइंड ब्रेन है, या फिर हाइपोथैलेमस है, या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड है? सो टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी है हमारा हाइपोथैलेमस। ठीक है, ठीक है, हाइपोफिजियल फोसा में पड़ा है ये ब्रेन में। ठीक है, तो टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी इज हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाउ मच इनविजिबल वाटर लॉस पर डे। इनसेंसिबल और इनविजिबल जो कि हमें नहीं पता, स्वेटिंग से या फिर इवेपोरेशन से कितना वाटर लॉस होता है हमारी बॉडी से पर डे। तो 100 ml होता है, या फिर 400 ml होता है, या फिर 800 ml होता है, 700 ml होता है।
तो इनसेंसिबल और इनविजिबल वाटर लॉस पर डे हमारी बॉडी से होता है 700, जो कि बाय स्वेट से हो जाता है। देखा होगा अपने गर्मियों में तो बहुत स्वेट आता है, ठीक है। बाय इवेपोरेशन से हो जाता है, ठीक है। तो इनसेंसिबल वाटर लॉस पर डे इज 700 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। जब भी कोई डिसीज़ होती है तो उसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जो कि दो तरह के होते हैं। एक होते हैं नॉन मॉडिफाइबल और एक होते हैं मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल्स कौन से होते हैं? जो कि मॉडिफाई नहीं हो सकते, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते रिस्क फैक्टर्स को। और मॉडिफाइबल कौन से होते हैं? जो हम चेंज कर सकते हैं, हमारी डेली लाइफ में चेंज करेंगे तो वो डिसीज़ कंडीशन ठीक हो सकती है। तो हमारे पास ऑप्शन है स्मोकिंग, एज, जेनेटिक्स या फिर प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द डिसीज़। पूछा है कि इनमें से कौन सा मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है जो कि चेंज हो सकता है। सो द मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर इज स्मोकिंग। अगर हम स्मोकिंग छोड़ देंगे तो काफ़ी सारी डिसीज़ जो हैं वो खुद ब खुद ही ठीक हो जाती हैं। एज तो बिल्कुल नहीं ठीक हो सकती, मतलब मॉडिफाई हो सकती है। अगर कोई 70 का है तो वो 70 का ही रहेगा और उससे वो प्रॉब्लम आएगी। जेनेटिकली अगर कोई जीन हमारे अंदर आ गया है, कोई भी ऐसा जो कि नहीं चाहिए, रिसेसिव डोमिनेंट, तो उससे क्या होगा, वो भी हम चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ डिसीज़ है तो भी हम उस चीज़ को, अगर किसी को डायबिटीज़ चलती आ रही है तो हम उस चीज़ को मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। सो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर इज अ लाइफस्टाइल में जो जो चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं, दैट इज स्मोकिंग। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग सजेस्ट दैट प्रॉब्लम इज विद हेमेटोलॉजिकल सिस्टम। कि इनमें से कौन सी डिसीज़ ऐसे सजेस्ट कर रही है कि इनमें से ये जो है प्रॉब्लम जो है हमारे ब्लड के सिस्टम में है, सर्कुलेशन में है, हिमेटोलॉजिकली ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है। तो रीनल कैल्कुलाई, एस्थमा, जॉन्डिस, नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? जॉन्डिस। देखो जॉन्डिस में क्या होता है, जो भी आरबीसीज का प्रोडक्ट होता है वो वहाँ पे जाके टूटता है, ब्रेक डाउन होता है और रिलीज़ होता है, ठीक है। तो अगर वो ज़्यादा टूट रहे हैं और वहाँ पे जाके ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है तो इट मीन्स हमें क्या हो गया है? जॉन्डिस, ठीक है। तो जॉन्डिस में आपने देखा भी होगा कि येलो डिस्कलरेशन हो जाती है, ठीक है, और उसके बाद येलो कलर का यूरिन आता है। बट रीनल कैल्कुलाई में कोई भी मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं आती अनटिल एंड अनलेस वो अपनी स्वीयर फॉर्म में चले जाए, ठीक है। एस्थमा भी कोई हार्ट से ब्लड से रिलेटेड, सॉरी हार्ट बोल दिया, ब्लड से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आती। नन ऑफ दीज तो है ही नहीं, क्योंकि जॉन्डिस हमें ऑप्शन में दे रखा है। तो हिमेटोलॉजिकल सिस्टम में फॉलोइंग इज अ जॉन्डिस। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ट्रिकी होते हैं, हमें पता नहीं चलता कि कौन सी डिसीज़ किस सिस्टम से रिलेट कर पा रही है। तो ये क्वेश्चन एम्स में आते हैं और पीजीआई में, तो ये आपको ध्यान से देखना है कि क्या पूछ रहा है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ अ पीएच ऑफ नॉर्मल यूरिन। जो नॉर्मल यूरिन की पीएच होती है वो क्या होती है? स्लाइटली एल्कलाइन होती है, स्लाइटली एसिडिक होती है, हाईली एल्कलाइन होती है या फिर हाईली एसिडिक होती है। सो इतना तो हमें पता है कि जो यूरिन है वो एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है। उसकी जो पीएच है वो एसिडिक इन नेचर होती है, पर वो हाईली एसिडिक नहीं होती, ठीक है। अगर वो हाईली एसिडिक होगी तो वो तो दिक्कत कर सकती है ना हमारी स्किन को। तो वो स्लाइटली एसिडिक इन नेचर होता है। जो यूरिन का पीएच होता है नॉर्मल यूरिन का, वो एसिडिक इन, स्लाइटली एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ब्लड कंटेन्स हाउ मच ऑफ वाटर। हमारा जो ब्लड है बॉडी में उसमें कितना वाटर होता है? 90% ऑफ वाटर, 60% ऑफ वाटर या फिर 80% ऑफ वाटर या फिर 70% ऑफ वाटर। बहुत इजी क्वेश्चन है और ये एक नंबर ऐसे ही दिलाता है। और तुमने देखा भी होगा, अगर कुछ बच्चों ने जो देख रहे हैं उन्होंने एग्जाम दिया है तो ये क्वेश्चन आ रखा है बहुत बार। तो आंसर है 80% ऑफ द वाटर हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What should the medical surgical nurse do if the patient developed slurred speech and disorientation to the time and place who has a head injury 24 hours ago? एक पेशेंट है, उसकी हेड इंजरी हुई है 24 घंटे पहले और वो एकदम से उसकी स्पीच जो है वो स्लर्ड हो गई है और वो टाइम और प्लेस से डिसोरिएंटेड है, उसे कुछ नहीं पता क्या टाइम है क्या प्लेस है, ना उससे बोला जा रहा है। तो मेडिकल सर्जिकल नर्स जो है वो क्या करेगी? रीचेक द पेशेंट न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, हर 15 मिनट बाद उसका न्यूरोलॉजिकल स्टेटस चेक करेगी।
पेशेंट को प्रिपेयर करेगी इमरजेंसी सर्जरी के लिए। कंटिन्यू द अर्ली न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, और न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट जो 15 मिनट वाली है वो कंटिन्यू करेगी, या फिर वो इन्फॉर्म करेगी न्यूरो सर्जन को एज सून एज पॉसिबल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो इन्फॉर्म करेगी न्यूरो सर्जन को एज सुन एज पॉसिबल, अनटिल एंड अनलेस न्यूरो सर्जन आके देखता नहीं है कि उसकी स्लर्ड स्पीच और डिसओरिएंटेशन का क्या दिक्कत है, तभी वो सर्जरी प्लान करेगा। हम उसे सर्जरी के लिए विदाउट इन्फॉर्मिंग टू न्यूरो सर्जन नहीं बोल सकते, ठीक है, उसको प्रिपेयर नहीं कर सकते। और 15 मिनट बाद हम उसकी न्यूरोलॉजिकल स्टेटस क्या ही देखेंगे जब वो है ही डिसओरिएंटेड, वो स्पीच भी उसकी स्लर्ड आ रही है, वो तो ऑलरेडी दिख रहा है कि वो न्यूरोलॉजिकल स्टेटस बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है। सो दिस इज़ द क्वेश्चन। और 24 आवर्स अगो उसकी हेड इंजरी हुई है, तो हमें न्यूरो सर्जन को जल्दी जल्दी बताना पड़ेगा कि एकदम से उसका स्लर्ड स्पीच और डिसओरिएंटेशन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ अ फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ अ नर्स इन अ मैनेजमेंट ऑफ अ ट्रॉमा पेशेंट। एक पेशेंट आया ट्रॉमा का, तो नर्स की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? मेंटेनेंस ऑफ एन एडुकेट एयरवे, कंट्रोल ऑफ हैमरेज, मेंटेनेंस ऑफ बीपी और रूलिंग आउट अ स्पाइनल इंजरी। तो ट्रॉमा के पेशेंट में हमें ऑलवेज मेंटेन करना है एडुकेट एयरवे। देखो अगर तुम स्पाइनल इंजरी के लिए रूल करोगे ना तो तुम्हें बहुत टाइम लग जाएगा, हमें क्या पता कि उसको एयरवे में दिक्कत हो रही है कि नहीं हो रही। हम उसका बीपी मेंटेन नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस उसका एयरवे हम मेंटेन ना करें, क्योंकि अगर ऑक्सीजन की सप्लाई ही नहीं जाएगी तो वो बंदा शॉक में चले जाएगा, उसको ट्रॉमा हुआ है। कंट्रोल ऑफ हैमरेज हम नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस, हमें क्या पता वो ट्रॉमा वाला पेशेंट क्वेश्चन में नहीं दे रखा ओपन वुंड वाला है कि इंटरनल वुंड वाला है। इंटरनल हैमरेज हुई है कि बाहर वाली साइड भी उसका ब्लीडिंग हो रही है, तो हमारे लिए ये क्वेश्चन ट्रिकी है। तो हमने पहले क्या करना है, ऑलवेज ऐसे क्वेश्चंस में एयरवे को एडुकेटली मेंटेन करो, ठीक है। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये, क्योंकि ना इसमें बता रखा है ट्रॉमा वाले पेशेंट को हुआ क्या है। अगर उसको इंटरनल हैमरेज हुई है, एक्सटर्नल हैमरेज हुई है, तब तो अगर एक्सटर्नल है तब तो हम ब्लीडिंग को स्टॉप करेंगे, ठीक है। रूलिंग आउट स्पाइनल इंजरी तो हम देख ही नहीं सकते ना, जब तक हम वो देखेंगे तब तक वो पेशेंट को अगर ऑक्सीजन नहीं मिली उसको शॉक में चले जाएगा या फिर उसको स्ट्रोक हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम पहले क्या करेंगे, ABC मेंटेन करेंगे उसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेशेंट इज एडमिटेड टू द इंटेंसिव केयर यूनिट ICU में फॉलिंग ऑफ मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, बावल साउंड्स आर ऑडिबल वाइल ऑस्कल्टेटिंग हिज लंग, दिस इंडिकेट्स। तो एक पेशेंट है जो कि ICU में अभी अभी एडमिट हुआ है, उसका मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हुआ है किसी बाइक से, ठीक है। और उसकी जब हम ऑस्कल्टेट कर रहे हैं लंग्स को तो उसकी लंग्स में से बावल साउंड जैसी आवाज़ आ रही है, तो ये क्या इंडिकेट करता है? उसका लीवर रप्चर हो गया, उसके रप्चर हो गया लंग्स, या फिर डायफ्रामैग्नेटिक इंजरी हुई है, या फिर रप्चर हो गया ऑर्टा। तो उसकी डायफ्राग्मेटिक इंजरी हो गई है, मे बी उसकी जो इंटेस्टाइन है डायफ्राग्राम के क्रॉस करके ऊपर को आ गए हो, ठीक है, इस वजह से उसको वहाँ पे बावल साउंड सुनाई दे रही है। अगर रप्चर हो जाएंगे लंग्स तो वो क्लैप्स होने के चांसेस है। लीवर का कोई रोल ही नहीं है बावल साउंड से, ठीक है। रप्चर हो गया आयोटा बिकॉज एक डायफ्राग्राम ही है जो कि थोरेसिक कैविटी और एब्डोमेन कैविटी को अलग रखता है। देखो अगर यही रप्चर हो गया हमारा तो एब्डोमेन के जितने भी ऑर्गन है वो ऊपर को आ जाएंगे, मे बी तभी वो ऊपर आ चुके हैं और उसे बावल साउंड सुनाई दे रही है। इट मीन्स उसको डायफ्राग्मेटिक इंजरी हो चुकी है, ठीक है। कनेक्ट किया करो क्वेश्चंस को कि बावल साउंड है। अब बावल साउंड हमें कैसे दिख सकती है? अब देखो डायफ्राग्राम तो दोनों चीज़ों को अलग करता है। अगर डायफ्राग्राम में ही इंजरी हो गई तो ऑब्वियसली एब्डोमेन के ऑर्गन्स जो हैं वो ऊपर को आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफ्रॉक्सिमाइन इज एन एंटीडोट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। डिफ्रॉक्सिमाइन फिर से एंटीडोट आ गया, एंटीडोट बहुत ज़रूरी है याद करने। तो लेड का है, आयरन का है, कैल्शियम का है कि मैग्नीशियम का है? डिफ्रॉक्सिमाइन किसका एंटीडोट है? हमारा आयरन का एंटीडोट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्टाफ नर्स। इनमें से क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टाफ नर्स की? क्वालिटी केयर देना, ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग करना, रिकॉर्ड कीपिंग करना, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टाफ नर्स है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि उसको क्वालिटी केयर भी देनी है, ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग भी करनी है और रिकॉर्ड्स भी रखने हैं। यही क्वालिटीज़ सारी हैं
एक नर्स की, तो ऑल ऑफ द अबव आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट विच इज़ अ लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिन, IgG, IgA, IgM और IgE। लार्जेस्ट पूछा है, ठीक है, लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिन। तो लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिन है हमारा IgM। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, पेंटामर भी बोलते हैं, बिकॉज IgM 1 2 3 4 5 मॉलिक्यूल से बना होता है, तो ये सबसे ज़्यादा बड़ा मॉलिक्यूल होता है। और IgG जो होता है वो मोस्ट अबंडेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और जो IgM है वो बड़ा हो गया। IgA हर एक सेक्रीशन में पाया जाता है, और IgE तब रिलीज़ होता है जब हमें कभी भी एलर्जी हो, ठीक है। ब्रेस्ट मिल्क में IgA हमने एक क्वेश्चन में किया है पीछे किसी पार्ट में, ठीक है। IgE जो है हमारा वो कब रिलीज़ होता है, जब हमारी एलर्जी हो। तो लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिन हमारा कौन था, IgM। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट प्रमोट ट्रस्ट इन द नर्स एंड पेशेंट रिलेशनशिप। इनमें से कौन सी चीज़ प्रमोट नहीं करेगी कि नर्स और पेशेंट का एक रिलेशनशिप बन सके, ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बन सके। ऑप्शन है हमारे पास, एग्जामिन द वूंड विदाउट प्रोवाइडिंग प्राइवेसी, फुलफिलिंग प्रोमिसेस। वूंड को एग्जामिन करना, उसको प्राइवेसी नहीं देना पेशेंट को, उसके प्रोमिसेस को फुल करना, रिटर्निंग एट द स्टेटेड टाइम, जो टाइम उसको दे रखा था उसी टाइम पे वापस आना, कि मैं तुझे इतने बजे दवाई लगाने आऊँगी तो उसी टाइम पे जाना, मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, और कॉन्फिडेंस उसका जीतना पेशेंट का। तो कौन सी इन चारों ऑप्शंस में से ऐसी चीज़ है जो कि इस ट्रस्ट को प्रमोट नहीं करेगी। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, एग्जामिन द वूंड विदाउट प्रोवाइडिंग प्राइवेसी। देखो, अगर हम उसको वूंड चेक कर रहे हैं और उसको प्राइवेसी नहीं दे रहे, मे बी उसके ऐसी जगह पे वूंड है जहाँ पे प्राइवेसी नीडेड है, ठीक है, और हम उसको एग्जामिन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो पेशेंट है वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाएगा, वो रिलेशन हमारा उसके साथ नहीं बन जाएगा जो इंटरपर्सनल बनना चाहिए, ठीक है। उसके प्रॉमिसेस तो हम फुलफ़िल करेंगे और हमें टाइम पे भी वापस आना है, ये भी उसके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करेगा हमारे, और मेंटेनिंग उसका कॉन्फिडेंस भी हमें जीतना है, तभी तो वो हमसे ट्रीटमेंट लेगा। बट अगर तुम उसका एग्जामिन कर रहे हो, वूड उसको प्राइवेसी नहीं दे रहे, तो इट मीन्स क्या है कि वो रिलेशनशिप में ट्रस्ट प्रमोट नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ वन वे कम्युनिकेशन। कम्युनिटी का क्वेश्चन है, वन वे कम्युनिकेशन कौन सा एग्जाम्पल है। कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है CHO के एग्जाम में और PGI के एग्जाम में। तो ऑप्शन है किसी क्लास का लेक्चर, ग्रुप डिस्कशन, कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप। तो कौन सा ऑप्शन सही है, दैट इज़ क्लास का लेक्चर, बिकॉज जब हम एक क्लास में लेक्चर ले रहे होते हैं तो वन वे कम्युनिकेशन होता है, टीचर हमें पढ़ा रहा होता है, हम नहीं उसको कुछ भी बोल रहे होते। ग्रुप डिस्कशन में तो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, इट इज़ अ टू वे कम्युनिकेशन, इसमें पूछा हमें वन वे कम्युनिकेशन। कॉन्फ्रेंस में भी अगर हम कॉन्फ्रेंस कॉल पे भी होते हैं, उधर से भी बात हो रही है, इधर से भी, दिस इज़ टू वे कम्युनिकेशन। वर्कशॉप में भी हम एक दूसरे को बता के ही काम करते हैं, पर क्लास लेक्चर में हमें सुनना पड़ता है, वी आर अ लिसनर। तो वन वे कम्युनिकेशन होती है जब दो बंदे खड़े हैं और एक ही बंदा जो है हमारी बात कर रहा है, दूसरा बंदा सुन रहा है। बट जब ये भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं टू वे कम्युनिकेशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एक ना एक आता है, कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इफ़ द पेशेंट blood pressure is 160/96, his pulse pressure is, अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर 160/96 है तो उसका पल्स प्रेशर क्या होगा। तो 64 होगा, 96 होगा, 160 होगा या 100 होगा। पहले तो पल्स प्रेशर होता क्या है, पल्स प्रेशर हमारे पास होता है सिस्टोलिक BP माइनस डायास्टोलिक BP। ऑलवेज याद रखना, ये एक सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज पल्स प्रेशर। तो सिस्टोलिक BP में से हमें डायास्टोलिक BP माइनस करना है। अब हमारे पास यहाँ पे सिस्टोलिक BP कितना है 160 और डायास्टोलिक कितना है 96, तो हमारे पास कितना बचा नीचे 64। तो हमारा आंसर क्या आएगा इसमें से 64 इज अ पल्स प्रेशर, ठीक है। समझ आ गया पल्स प्रेशर कैसे निकालते हैं।
अपने सिस्टोलिक बीपी में से डायस्टोलिक बीपी को माइनस करेंगे तो हमारा पल्स प्रेशर निकल जाएगा। और इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है कि व्हाट इज़ पल्स प्रेशर, तो सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी इज़ अ पल्स प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया, द कार्डिनल साइंस ऑफ द बॉडी इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। कार्डिनल साइंस होते हैं जो कि हम चेक करते हैं किसी भी पेशेंट में, तो इनमें से कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन है हमारे पास टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो इनमें से कौन सा नहीं है, दैट इज ब्लड ग्लूकोज लेवल हम कभी नहीं चेक करते, हम करते हैं पहले TPR। टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, इसमें हमारे पास पेन भी आ जाता है, ठीक है, हम ये चेक करते हैं और हमारे पास BP भी आ जाता है। ये 5 चीज़ें हमारे कार्डिनियल साइंस हैं, बट ब्लड ग्लूकोज लेवल हम नहीं चेक करते। जब भी हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है, फिजिशियन कहता है ना कि इसका TPR लो, इसका BP लो, इसको पूछो पेन कैसी है, तो ये 5 चीज़ें भी हैं हमारी कार्डिनियल साइंस में आती हैं। बाकी ब्लड ग्लूकोज लेवल हम नहीं चेक करते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज नोन एज। देखो ये क्वेश्चन आ गया फिर से कि सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का डिफरेंस को हम क्या बोल सकते हैं। ऑप्शन है हमारे पास पल्स डिफरेंस, कार्डियक प्रेशर, पल्स प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर। तो अभी हम करके आए, दैट इज पल्स प्रेशर को हम बोलते हैं सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक BP, दैट इज पल्स प्रेशर। पल्स डेफिशिएंट का क्वेश्चन भी आता है। पल्स डेफिशिएंट होती है हमारी एपिकल पल्स माइनस रेडियल पल्स के, एपिकल और रेडियल पल्स के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं एपिकल, और रेडियल पल्स के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं हम पल्स डिफरेंस, ठीक है। और पल्स प्रेशर क्या होता है हमारा, सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक BP इज अ पल्स प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, नर्स इज क्लीनिंग द आई ऑफ द पेशेंट, इट हैज़ टू बी क्लीन फ्रॉम। एक नर्स है, एक पेशेंट की आई क्लीन कर रही है, उसको कैसे क्लीन करनी है, इनर कैंथस टू आउटर कैंथस। ये आई बना देती हूँ मैं यहाँ पे, इनर टू आउटर करेगी, ठीक है, यहाँ पे नोज है, आउटर टू इनर करेगी, ठीक है, या फिर मिडल टू आउटर करेगी, या फिर मिडल टू इनर करेगी। तो वो कैसे करेगी, इनर कैंथस टू आउटर कैंथस। जब भी हमें किसी भी वुंड की या फिर आई की क्लीनिंग करनी है तो ऑलवेज गो फॉर लेस कंटेमिनेटेड एरिया टू द हायर कंटेमिनेटेड एरिया। लेस से हमें हाई कंटेमिनेशन में जाना है। क्यों, अब जो हमारी आई की आउटर कैंथस है वो बाहर वाली साइड है और वहाँ पे ज़्यादा कंटेमिनेशन होने के चांसेस है, बट जो इनर कैंथस है वो अंदर रहता है। देखा होगा ना, अपने नोज़ की वजह से हमारी इनर आई को कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती, ऑलवेज जो लगता है आउटर कैंथस के पास ही आई को डिफ़िकल्टी होती है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, इनर कैंथस टू आउटर कैंथस, और हमेशा लेस कंटेमिनेटेड एरिया से मोर कंटेमिनेटेड एरिया में जाएंगे। क्योंकि देखो, अगर तुम मोर कंटेमिनेटेड से लेस में जाओगे तो मोर का जितना इन्फेक्शन है वो लेस को भी ख़राब कर देगा, ठीक है। तो लेस वाले से जाओ ताकि जो जहाँ से हम क्लीन कर रहे हैं वो एरिया साफ़ हो जाए, ठीक है। मोर से लेस में नहीं जाते, लेस टू मोर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, when a patient is experience difficulty in breathing, the most appropriate position to place him or her is the। अगर एक पेशेंट आया हमारे पास, उसको डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही है, दैट इज़ डिसिप्निया, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट पोजीशन क्या होगी उसको, लेटरल पोजीशन देंगे, फॉलोअर्स पोजीशन देंगे, सिम्स पोजीशन देंगे, या फिर स्पाइन पोजीशन दे देंगे। डिसिप्निया बोलते हैं डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग को। तो अप्रोप्रिएट पोजीशन कौन सी देंगे हम उसको, फाउलर्स पोजीशन देंगे, ठीक है। ऐसे करके बिठाएंगे उसको 45 डिग्री पे, ठीक है। उससे क्या होगा, उसकी चेस्ट की एक्सपेंशन अच्छे से होगी और वो इजीली इनहेल एंड एक्सेल कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच वन इज द मोस्ट अबंडेंट आयन इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अबंडेंट क्या पूछा है, आयन ना कि कैटायन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। सोडियम, पोटाशियम, सोडियम कार्बोनेट एंड क्लोराइड, सॉरी। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, दैट इज क्लोराइड। मोस्ट अबंडेंट आयन है क्लोराइड, एक्स्ट्रा में
ये इंट्रा हो गया, ये एक्स्ट्रा हो गया। इसमें केटायन है क्लोराइड और सॉरी एनायन है क्लोराइड और केटायन है सोडियम। इंट्रा में एनायन है फॉस्फेट और केटायन है हमारा पोटाशियम। ठीक है, याद रखना, इंट्रा में एनायन है फॉस्फेट और केटायन है पोटाशियम, एक्स्ट्रा में एनायन है क्लोराइड और केटायन है सोडियम। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट। तो ऐसे ध्यान रखना कि उन्होंने पूछा क्या है। काफ़ी बच्चे तो पोटाशियम में टिक कर देते हैं, उनको ये नहीं दिख रहा कि एनायन भी लिखा है वहाँ पे। ठीक है, तो हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो जब भी तुम कोई क्वेश्चन कर रहे हो, क्योंकि देखो क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है। अगर तुमने क्वेश्चन ढंग से पढ़ लिया तुम इजीली आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मेल पेशेंट डेवलप एयर एम्बोलाई वाइल रिसीव्ड पेरेंटल न्यूट्रिशन थ्रू सेंट्रल वीनस कैथेटर विच अमंग द फॉलोइंग इज द इमीडिएट नर्सिंग एक्शन। एक मेल पेशेंट था, ठीक है, उसे एयर एम्बोलाई बन गया है। जब वो अपना न्यूट्रिशन ले रहा था तो उसकी सीवी लाइन पड़ी हुई है, सेंट्रल वीनस कैथेटर पड़ा हुआ है। तो हमें इमीडिएट नर्सिंग एक्शन क्या करना है, उसका हेड ऑफ द बेड रेस कर देंगे 90 पे, नोटिफाई करेंगे डॉक्टर को इमीडिएटली, टर्न कर देंगे उसे लेफ्ट लेटर पोजीशन पे, या फिर उसे कहेंगे वैल्सेल्वा मैन्यूवर करें। तो क्या आंसर आएगा इसका, हम उसी टाइम उसको टर्न करेंगे टू द लेफ्ट लेटरल पोजीशन। ठीक है, उसके बाद हम डॉक्टर को नोटिफाई करेंगे। उसे लेफ्ट लेटरल पोजीशन में क्यों करेंगे, क्योंकि जो हमारी लेफ़्ट साइड है वहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और जो हमारी राइट साइड है मोस्टली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ होता है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में अगर वो एम्बोलाई चले गया और वो हार्ट तक पहुँच गया तो वो क्या करवा सकता है, कार्डियक अरेस्ट। इसलिए हमेशा जब भी कोई भी पेशेंट को एयर एम्बोलाई बनता है, कोई भी पेशेंट को, तब हमेशा उसे हमें लेफ़्ट लेटरल पोजीशन देनी है। देन हमें इमीडिएटली उसको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है कि ऐसे हमें पेशेंट को देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, वाइल प्रोवाइडिंग ओरल केयर टू द कॉन्शियस पेशेंट अनकॉन्शियस पेशेंट व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न फॉर द नर्सिंग ऑफिसर। अब किसको हम ओरल केयर दे रहे हैं, एक अनकॉन्शियस पेशेंट को। देख लो क्वेश्चन में ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में ही क्वेश्चन होता है और क्वेश्चन में ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न क्या रहेगा एक नर्सिंग ऑफिसर के लिए। तो ऑप्शन है हमारे पास, लुक फॉर डेंचर्स, प्रोवाइड ओरल केयर इन ईच शिफ्ट, प्रिवेंट करनी है एस्पिरेशन और यूज़ ऑर्डर्ड माउथ केयर सॉल्यूशन। तो हमें क्या करना है, प्रिवेंट करनी है एस्पिरेशन, क्योंकि वो एक अनकॉन्शियस पेशेंट है। ठीक है, हम उसको ओरल केयर दे रहे हैं तो ऑलवेज प्रिवेंट करनी है एस्पिरेशन। डेंचर्स तो हम देखेंगे ही, ओरल केयर उसको हर शिफ्ट में देगी अगर प्रिस्क्राइब्ड है और उसका वही सॉल्यूशन यूज़ होगा जो ऑर्डर्ड है। ये तो स्टाफ नर्स करेगा ही, पर प्रिवेंट करनी है हमें एस्पिरेशन। अच्छे से उसका ओरल केयर करना है और देखना है लेफ़्ट लेटरल पोजीशन में उसका एक साइड फेस करके तभी उसको ओरल केयर देनी है, क्योंकि अगर तुम सीधा ओरल केयर दे दोगे स्पाइन पोजीशन में तो वो एस्पिरेट कर जाएगा। सो ये थे मेरे पार्ट 5 के 25 क्वेश्चन। होप ये आप सब लोगों को पसंद आए हों और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से पढ़िए। देखो हर एक क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही छुपा होता है, क्योंकि अगर तुम लोगों को सब कुछ आता है तब भी तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे, इट मीन्स कि तुमने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा ही नहीं है। क्वेश्चन में हम पढ़ते ही नहीं है, कॉन्शियस है अनकॉन्शियस है, एनायन केटायन जैसे मैंने आज कराए, कौन सी पोजीशन, तो ये सब चीज़ें एंटीडॉट। तो देखो अगर तुम्हें सब कुछ आता है और तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे, इट मीन्स तुम्हारी कोई क्वेश्चन रीडिंग में दिक्कत आ रही है, तुम्हें क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा। तो ट्राई टू रीड द क्वेश्चंस मोर फ्रिक्वेंटली। ट्राई किया करो कि अपने क्वेश्चन को 1 मिनट दो, हाफ मिनट दो और हाफ मिनट अपने आंसर को दो। ठीक है, अगर तुमने क्वेश्चन ढंग से पढ़ लिया ना तो तुम्हारे आंसर का हाफ मिनट भी नहीं लगेगा, तुम उसे जस्ट फॉर 10 सेकेंड्स में ही करेक्ट कर दोगे, बिकॉज तुम्हें क्वेश्चन समझ आ गया है। ठीक है, मोस्टली बच्चे इसी चीज़ में मार खाते हैं कि उन्हें क्वेश्चंस नहीं आते। और जिन बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है वो ट्राई करो कि क्वेश्चंस रोज़ के रोज़ करो। ठीक है, ताकि तुम्हें उन चीज़ों के बारे में समझ आए कि वहाँ पे क्या लिखा है। ठीक है, तो होप करती हूँ कि आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब टू माय चैनल और ये शेयर करिए उन बच्चों को भी जो अपने गवर्नमेंट पेपर की तैयारी कर रहे हैं। एम्स का पेपर तो आने वाला ही है जून में, और अदर स्टेट्स के पेपर भी आ जाएंगे, CHO GMCH के भी पेपर आने वाला है।
इन क्वेश्चंस को रिपीट करो, क्योंकि रोज़ के 25 क्वेश्चंस ही तुम्हें एक अच्छा नर्सिंग ऑफिसर बना सकते हैं और इजीली तुम अपनी सीट ग्रैस्प कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। तो आप इन वीडियोस को एंजॉय करो और मैं रोज़ 25 क्वेश्चंस डालूंगी। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। थैंक यू।